हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। अध्याय 5 के अंतर्गत हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था वंशागति क्या होता है और विविधता क्या होता है। हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया था और इसके साथ साथ हम लोगों ने देख लिया था कि वंशागति या आनुवंशिकता का जो सबसे पहला अध्ययन जो किया गया था वो मेंडल महोदय के द्वारा किया गया था और उन्होंने जो प्रयोग किया था उसके लिए उन्होंने जिन तकनीकी शब्दों का उपयोग किया था हमने उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिया है। मेंडल महोदय ने जब बताया था कि आनुवंशिकता जो होता है वह माता पिता से उनके संतानों में जाता है, तो उन्होंने बताया था कि माता पिता में कुछ कारक होते हैं जो प्रजनन के दौरान, ये कारक जो होते हैं वो प्रजनन के दौरान उनकी संतानों में जाते हैं। तो जिस चीज को या जो आनुवंशिकता की इकाई जिसको मेंडल ने कारक के रूप में प्रयोग किया था उसी को आजकल जाना जाता है जीन के नाम से। जीन जो है यही वह इकाई है जो माता पिता से संतानों में जाती है और आनुवंशिक लक्षणों को धारण करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो कारक बताया था वो वर्तमान में जीन के नाम से जाना जाता है। तो मेंडल ने जो अपना जो प्रयोग किया था उन्होंने इसके लिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण क्या रहा? क्योंकि मटर के पौधे जो हैं वह अलग अलग लक्षणों वाले पादप थे जिसके कारण आसानी से अध्ययन किया जा सकता था और साथ ही यह 1 वर्षीय पौधा था जिसके कारण प्रयोग जो है वह जल्दी और प्रयोग के जो परिणाम है वो भी जल्दी प्राप्त हो सकते थे। तो मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे पर जो प्रयोग किया था, इन्होंने 2 प्रयोग किया था। प्रयोग के संबंध में जितनी भी तकनीकी शब्दावलियां हैं इनके बारे में आप जान चुके हैं। चलिए देखेंगे कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने क्या प्रयोग किया था। पहला प्रयोग उन्होंने किया था उसमें एक जीन की वंशागति। इसके लिए मेंडल ने क्या किया था? एक जीन की वंशागति का अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक लक्षण के विभिन्न रूपों के बीच में संकरण करा करके देखा था कि किस प्रकार से लक्षण जो है वह माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं। तो इसको इन्होंने नाम दिया था एक संकर संकरण। एक संकर संकरण में क्या है? एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों की वंशागति का जब अध्ययन किया जाता है एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो यही कहलाता है एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण कहलाता है। इस एक संकर संकरण में इन्होंने क्या किया था? मटर के जो पौधे का चुनाव किया था। मेंडल महोदय जब अपना प्रयोग करते थे तो उन्होंने क्या किया था? इनके कारकों को अक्षरों में व्यक्त किया था। तो जिस कारक के लक्षण दिखाई दे जाते थे उनको उन्होंने कैपिटल लेटर्स में व्यक्त किया था और जिनके लक्षण जो है वो अप्रभावी रूप में रह जाते थे उनको उन्होंने स्मॉल लेटर में व्यक्त किया था। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। एक विपर्यायी लक्षण, एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण में इन्होंने क्या किया था? मटर का एक ऐसा पौधा लिया था जो क्या था? लंबा था और उसके विपर्यायी का मतलब हो गया अपोजिट, उसके अपोजिट वाला लक्षण था। मटर का एक ऐसा पौधा जो कैसा था? बौना, आकार कम था उसका, छोटा था। तो इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया, कृत्रिम रूप से संकरण कराया था और उसके पश्चात इनमें जो संतान उत्पन्न होता है उनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं और उनसे जो संतान उत्पन्न होंगी उनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं इसका इन्होंने क्या किया था? एक गणितीय
व्याख्या किया था इन्होंने, और प्रतिशत में और अनुपात में इनमें जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको दर्शाया था। एक संकर क्रॉस में जो इन्होंने प्रयोग किया था, इसमें इन्होंने मटर का जो पौधा लिया था, उसमें मटर का जो पौधा था उसमें एक लक्षण जो था वह था मटर का लंबा पौधा। लंबा पौधा को अगर हम संकेत दे दें तो कैपिटल टी, क्योंकि कारक जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए इसको 2 की संख्या में लेना है हमको। और दूसरा जो था उसका विपर्यायी था। अच्छा, लंबापन का विपर्यायी क्या हो गया? पौनापन हो गया। तो पौना पौधा लिया था दूसरा मटर का। दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट लक्षण वाले हैं ना। हमेशा लंबा पौधा जो होता है वो लंबे पौधे के साथ स्वपरागण करता है, और लंबे पौधे जो होते हैं वो हमेशा उत्पन्न होते हैं। ठीक वैसे ही बौना पौधा जो होगा वो हमेशा बौने पौधे के साथ स्वपरागण करता है और बौना पौधा ही उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है? हमारे द्वारा प्रजनन कराया जाएगा, इसलिए कृत्रिम रूप से हम संकरण करा रहे हैं, इसलिए हमको चुनाव करना है। तो मेंडल महोदय ने जो विपुंसन और बैगिंग तकनीक अपनाया था, उसी तकनीक के आधार पर उन्होंने इनमें कृत्रिम संकरण कराया था। तो ये जो है लंबा और बौना मटर का पौधा जो है वो हो गए क्या? जनक हो गए, जनक पौधे हो गए, ये पेरेंट 1 कहलाएंगे ये। अब ये लंबा पौधा जो है और ये बौना पौधा है, जब इनमें प्रजनन की प्रक्रिया होंगी तो सबसे पहले तो ये युग्मक का निर्माण करेंगे, युग्मक फॉर्मेशन होगा इनमें। जब युग्मक फॉर्मेशन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ कैपिटल टी में से केवल एक टी जो होगा वह एक युग्मक में जाएगा, एक युग्मक से संतति में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब युग्मक का निर्माण होगा तो एक एक स्मॉल टी हो जाएंगे। ये बन गए क्या? इनमें युग्मक या गैमीट। इस प्रकार से बने युग्मक जो हैं, जब इनके बीच में कृत्रिम संकरण कराया गया तो इनसे जो कृत्रिम संकरण से जो संतान उत्पन्न हुआ, ये संतान जो है वह होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या कराया गया था? कृत्रिम रूप से निषेचन कराया गया था, कृत्रिम निषेचन कराया गया था। कृत्रिम निषेचन जो था वो परपरागण के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर कृत्रिम निषेचन के परिणाम स्वरूप जो संतान प्राप्त हुआ उसको कहा गया F1 पीढ़ी, प्रथम पुत्री पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुआ है, यह संतति जो है वो क्या कहलाएगा? संकर पौधा कहलाएगा। इस संकर पौधे में मेंडल महोदय ने देखा कि इस संकर पौधे में जो लंबापन था वो प्रभावी था, अर्थात लंबापन का लक्षण दिखाई दे रहा था, और बौनेपन का लक्षण जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात ये क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुआ था वो कैसा था? संकर लंबा पौधा था। इस संकर लंबा पौधा को जो प्रथम F1 पीढ़ी या प्रथम पुत्री पीढ़ी कहा गया था, जब 2 संकर लंबा पौधा जो थे इनके बीच में जब सेल्फ क्रॉस हुआ, स्वपरागण की प्रक्रिया हुई, इनसे जब स्वपरागण हुआ तो स्वपरागण की प्रक्रिया में इनसे जो संतान उत्पन्न हुए थे उनमें जो अनुपात आया था वो बिल्कुल ही भिन्न था। तो इनमें कैसे स्वपरागण की प्रक्रिया होगी देखिएगा। इसमें स्वपरागण के लिए इन्होंने क्या किया था? एक विशेष प्रकार का चार्ट बनाया था, चार्ट जिसको चेकर बोर्ड कहा जा सकता है। इसमें इन्होंने क्या किया था? जो संभावित युग्मक हैं उनको इन्होंने इस प्रकार से सारणी में व्यक्त किया था। तो सारणी में जब व्यक्त किया था इन्होंने, तो यहाँ पर क्या किया था? इन्होंने मेल और फीमेल को प्रदर्शित किया था। ये ऊपर एरो चला जाए तो मेल हो गया, नीचे प्लस हो जाए तो ये फीमेल हो गए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया? मेल में 2 प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, इनका अर्धसूत्री विभाजन कर दीजिए तो एक आधा यहाँ चला गया कैपिटल टी, और इनका एक टी जो है वो यहाँ आ गया स्मॉल टी। ठीक इसी प्रकार से एक मादा है, मादा के शरीर में जो युग्मक है, जो कारक है, वो जब अर्धसूत्री करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनमें भी एक जो युग्मक बनेगा वो कैपिटल टी का बनेगा, दूसरा युग्मक जो बनेगा वो स्मॉल टी का बनेगा। अब इनमें जो क्रॉस होगा उनसे जो संतान उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे? देखिए,
यहाँ अगर मेल में उपस्थित कैपिटल टी वाला युग्मक और फीमेल में उपस्थित कैपिटल टी वाले युग्मक जब दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो संभावित संतान जो होगा वो कैसा होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। और ये किसका गुण होता है, कैपिटल टी जो है वो लंबापन का गुण होता है, तो एक लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अगर फादर का, अगर मेल का जो स्मॉल टी है और फीमेल का कैपिटल टी है, तो अगर इनके बीच में क्रॉस होता है तो इस प्रकार की संतति कैसी हो जाएंगी, संकर। लंबा तो रहेगा ही, लेकिन कैसा रहेगा, यह संकर लंबा पौधा होगा। संकर लंबा पौधा हो गया ये। ठीक उसी प्रकार से इनका कैपिटल, इनका स्मॉल टी हो गया, तो ये भी एक संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। और यहाँ पर देखें तो दोनों के अगर स्मॉल टी और स्मॉल टी जो होंगे वह युग्मक आपस में जुड़ते हैं, तो जो संतति उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, अब यहाँ पर बौना हो जाएंगे। तो बाहर से अगर आप देखेंगे तो दो पौधे जो हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं। तो दो लंबे पौधों का आपस में जब स्वपरागण हुआ तो इनसे एक पौधा जो है वो बौना प्राप्त हुआ। तीन पौधे जो है वो कैसे मिले, इनको लंबे पौधे मिले। तो इस प्रकार से इनका अनुपात कैसा बना, फिनोटाइपिक अनुपात जो है वो बना क्या, 3:1। फिनोटाइप मतलब इनके बाह्य लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ था। अर्थात तीन पौधे जो थे वो कैसे थे, लंबे थे, जबकि एक पौधा जो था वो कैसा था, बौना था। हालांकि इनके माता और पिता दोनों कैसे थे, संकर लंबे पौधे थे। तो इनसे बौना पौधा कैसे प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि इन संकर लंबे पौधे में से उनका एक जनक जो था वो क्या था, बौना था। इसीलिए जब दोनों बौने कारक जो हैं जब साथ साथ एक साथ व्यक्त हुए तो यहाँ पर कोई अप्रभावी कारक नहीं था। इसी के कारण दोनों ने अपने लक्षणों को व्यक्त किया और एक पौधा जो है वो बौना प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप अनुपात प्राप्त हुआ है वह हुआ है 3:1 के अनुपात में। और ये फिनोटाइप अनुपात जो था वो मेंडल ने जब भी जिस भी लक्षण को आधार बनाकर प्रयोग किया था, एक संकरी, एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को आधार बना करके, तो हमेशा जो फिनोटाइप अनुपात होता था वो इसी प्रकार से आता था 3:1 के अनुपात में। जबकि जीन्स की बनावट जो थी उसके आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार के जीन मिले हुए हैं। जीनोटाइप के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 3 प्रकार के जीन मिले हैं उसमें से एक है कैपिटल टी, एक है 2 की संख्या में मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला था स्मॉल टी। इस प्रकार से इनको कहा जाएगा क्या, जीनोटाइप। इनके जीन की बनावट देखें तो जीनोटाइप अनुपात जो मिला हुआ था वह मिला था 1:2:1 में। इस प्रकार से 1:2:1 के अनुपात में जो जीनोटाइप मिला था, मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए थे उनमें जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों का जब अध्ययन किया गया तो इसी प्रकार के अनुपात प्राप्त होते गए थे। तो इसी के आधार पर उन्होंने बताया था प्रभाविता का नियम, और प्रभाविता के नियम में उन्होंने बताया था कि जनक जो होते हैं उनसे जो कारक जब संतानों में जाते हैं तो उनमें से कोई एक जनक का लक्षण जो होता है वो दिखाई देता है, प्रभावी लक्षण, और एक जनक का लक्षण दिखाई नहीं देता है, वो अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ लंबा जो है वो प्रभावी लक्षण हो गया और बौना जो है वो अप्रभावी लक्षण हो गया। इसी के साथ साथ इन्होंने एक संकरी क्रॉस में ही इन्होंने बताया था कि पृथक्करण का नियम दिया था या शुद्धता का नियम दिया था इन्होंने। तो नियम के बारे में हम और विस्तार से अध्ययन करेंगे।